बहुत समय पहले की बात है। मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम दूर दूर तक फैल चुका था। लोग उसकी चतुराई, हाजिर जवाबी और हास्य बुद्धि के कायल थे। जब पड़ोसी राज्य के राजा को यह खबर लगी तो वो चिढ़ गया। वो सोचने लगा, कौन है ये मुल्ला? मेरे राज्य में सबसे बड़े बुद्धिमान मौजूद है। अगर वो इतना अक्लमंद है तो उसे मेरी अदालत में बुलाओ। देखता हूं कितना तेज है। राजा ने अपने दूत भेजे। मुल्ला को संदेश मिला, राजा साहब ने आपको अपनी अदालत में आमंत्रित किया है, तैयार हो जाइए। मुल्ला मुस्कुराया। उसने अपनी टोपी ठीक की, गधे पर चढ़ा और निकल पड़ा राजा की अदालत की ओर। राजमहल में भारी भीड़ थी। मंत्री, दरबारी, ज्ञानीजन सब इकट्ठा थे। सभी एक ही बात सोच रहे थे, देखते हैं ये मुल्ला कितना बुद्धिमान है। राजा ने भारी आवाज में ऐलान किया, मुल्ला नसीरुद्दीन, अगर तुम हमारी 3 मुश्किल चुनौतियां पार कर सको तो हम तुम्हें इनाम देंगे, वरना तुम्हें सरेआम बेइज्जत करके भगा दिया जाएगा। पूरा दरबार ठहाके लगाने लगा। मुल्ला शांत खड़ा रहा, आंखों में वही पुरानी चमक, वही आत्मविश्वास। उसने सिर झुकाकर कहा, राजा साहब, मुझे आपकी चुनौतियां मंजूर है। राजा ने कहा, पहली चुनौती यह है, मेरे महल के बगीचे में हजारों फूल हैं। बिना गिने बताओ कुल कितने फूल हैं? मुल्ला ने बगीचे की तरफ नजर दौड़ाई। फूल हर रंग के थे, लाल, पीले, नीले। उनकी संख्या सच में हजारों में थी। दरबारियों ने सोचा, अब गया मुल्ला। लेकिन मुल्ला मुस्कुराया और जवाब दिया, राजा साहब, फूलों की गिनती वही कर सकता है जिसके पास समय हो और जिसकी आंखों में फूलों के प्रति प्रेम हो। आपने खुद अभी तक नहीं गिने तो मैं कैसे बता सकता हूं? पूरा दरबार चुप। राजा ने भौहें चढ़ाई पर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुमने पहली चुनौती चतुराई से पार कर ली, पर अगली चुनौती में तुम फंसोगे। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, दूसरी चुनौती, एक ऐसा सवाल पूछो जिसका अगर मैं हां कहूं तो भी मैं गलत साबित हूं, और अगर ना कहूं तो भी गलत ही कहलाओ। पूरा दरबार चौंक गया। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ये तो बहुत मुश्किल था। मुल्ला ने सिर झुकाया, कुछ सोचा, फिर मुस्कुराया। वो राजा के सामने झुका और पूछा, राजा साहब, क्या आप अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान इंसान हैं? राजा गर्व से सीधा हुआ। अगर वो हां कहता तो वो अहंकारी कहलाता, अगर ना कहता तो वो खुद अपनी बेइज्जती करता। राजा को कुछ सूझा ही नहीं। पूरा दरबार फिर चुप। राजा ने मजबूरी में कहा, चलो मान लिया, दूसरी चुनौती भी तुमने पार कर ली। अब राजा का अहंकार घायल हो चुका था। उसने अपनी तीसरी और सबसे कठिन चुनौती रखी, मुल्ला, अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो मुझसे एक ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब मेरे दरबार का कोई भी ज्ञानी न दे सके। पूरा महल सन्नाटा बन गया। सभी दरबारी सजग हो गए। अब लड़ाई असली थी। मुल्ला ने अपनी टोपी उतारी, धीरे से जमीन पर रखी, फिर राजा से कहा, राजा साहब, मेरा सवाल यह है, इस टोपी का असली मालिक कौन है? पूरा दरबार अवाक। राजा भड़क गया, यह कैसा सवाल है? जाहिर है तुम खुद इसके मालिक हो। मुल्ला मुस्कुराया और बोला, क्या आपके पास कोई गवाह है, कोई सबूत है? क्या आपने इसे बनते हुए देखा है? क्या आपने खरीदते वक्त मुझे देखा था? राजा चुप। मुल्ला ने आगे कहा, अगर आप सबूत नहीं दे सकते तो कैसे कह सकते हैं कि यह मेरी टोपी है? हो सकता है यह किसी और की हो जो मुझसे ज्यादा हकदार हो। राजा गुस्से से लाल हो गया। सभी ज्ञानीजन भी सिर झुकाए बैठे थे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। पूरा दरबार पूरी तरह चुप। राजा ने भारी आवाज में कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, आज तुमने सचमुच हमारी अदालत को चुप करा दिया। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी को स्वीकार करता हूं। राजा ने सोने की मुद्राओं से भरी एक थैली मंगवाई और उसे मुल्ला को भेंट दी। सभी दरबारी खड़े होकर ताली बजाने लगे।
मुल्ला ने मुस्कुराते हुए टोपी पहनी, गधा पकड़ा और उसी शान से महल से बाहर निकला। निष्कर्ष, इस घटना के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम और भी मशहूर हो गया। लोग कहने लगे, बुद्धिमानी सिर्फ किताबों में नहीं होती, असली बुद्धिमानी तो हंसी में, चतुराई में और सरलता में होती है। और राजा भी अब किसी की अक्ल का मजाक उड़ाने से पहले 2 बार सोचने लगा। कहानी 2। बहुत समय पहले की बात है। शहर का सबसे ताकतवर बादशाह अकड़ और घमंड में डूबा रहता था। वो समझता था कि उसकी बुद्धि का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। रोज अपने दरबार में वह दरबारियों से अजीब अजीब सवाल पूछता और जब वे जवाब नहीं दे पाते तो ठाके लगाकर उनका मजाक उड़ाता। एक दिन बादशाह का मूड कुछ ज्यादा ही शरारती था। उसने ऐलान करवा दिया, कल दरबार में जो भी आएगा उसे मेरे सवाल का जवाब देना होगा। जो नहीं दे सकेगा उसे भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। शहर में हड़कंप मच गया। सब डर के मारे दुबक गए, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन, जो अपने फुर्सत के अंदाज और जबरदस्त हाजिर जवाबी के लिए मशहूर था, मुस्कुरा रहा था। उसने अपने गधे पर बैठते हुए कहा, चलो बादशाह से भी थोड़ी दिमागी कसरत कर ली जाए। दरबार सजा हुआ था। चारों ओर सैनिक, वजीर और दरबारी कतार में बैठे थे। बीचों बीच बादशाह अपने सुनहरे सिंहासन पर बैठा था। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। मुल्ला नसीरुद्दीन दरबार में दाखिल हुआ। सिर पर अपनी पुरानी टेढ़ी मेढ़ी टोपी, कमर पर चटकदार पटका और चिरपरिचित मुस्कान के साथ। बादशाह ने जोर से ऐलान किया, मुल्ला, अगर तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो तुझे पूरे शहर के सामने शर्मिंदा किया जाएगा। मुल्ला ने झुककर सलाम किया और बोला, हुजूर, सवाल पूछिए, जवाब तो खुद दौड़कर आएगा। दरबार में हंसी की फुसफुसाहट फैल गई। बादशाह ने आंखें तरेरते हुए सवाल किया, मुल्ला, बता, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है जिसे कोई भी इंसान माप नहीं सकता? पूरा दरबार सन्नाटा हो गया। सबने सोचा, अब तो मुल्ला फंसा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोई इस सवाल का जवाब दे सकेगा। मुल्ला ने आंखें बंद की, जैसे सोच में डूब गया हो। दरबार में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कुछ ही पल बाद मुल्ला ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोला, जहां अपना सबसे बड़ी चीज इंसान का लालच है। न कोई इसे माप सकता है, न कोई इसकी गहराई जान सकता है। पूरा दरबार एकदम चुप। बादशाह के चेहरे पर मुस्कान गायब। लेकिन मुल्ला यही नहीं रुका। उसने आगे कहा, अगर इजाजत हो तो एक सवाल मैं भी पूछूं? बादशाह ने हौले से सिर हिलाया, थोड़ी नाराजगी, थोड़ी जिज्ञासा के साथ। मुल्ला ने शांति से पूछा, हुजूर, आप बताइए, एक राजा के लिए ज्यादा कीमती क्या होता है? उसका ताज, उसकी ताकत या उसके प्रजा का भरोसा? सवाल सीधा दिल पर लगा। बादशाह का चेहरा फक पड़ गया। वो जानता था, अगर कहता ताज तो प्रजा नाराज होती, अगर कहता ताकत तो वजीर बुरा मानते, और अगर कहता भरोसा तो खुद को विनम्र दिखाना पड़ता, जो उसके घमंडी स्वभाव के खिलाफ था। पूरे दरबार में सन्नाटा। सभी की नजरें बादशाह पर टिक गई। बादशाह ने कई बार मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं निकले। हर उत्तर उसे कहीं न कहीं फंसाने वाला था। कुछ पल ऐसे बीते जैसे समय थम गया हो। फिर बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, तूने आज मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने मुस्कुराते हुए मुल्ला की तरफ देखा और कहा, तेरा जवाब ही सही था और तेरा सवाल भी। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। मुल्ला ने एक छोटी सी मुस्कान दी, झुककर सलाम किया और अपने गधे पर बैठकर वापस चल पड़ा। पीछे दरबार में लोग आज तक ये कहानी सुनाते रहे, कैसे एक साधारण इंसान ने एक सवाल से सबसे ताकतवर बादशाह को चुप कर दिया था। कहानी का गहरा संदेश, मुल्ला की इस जीत के पीछे सिर्फ बुद्धिमानी नहीं थी। उसके भीतर आत्मविश्वास, संयम और सही समय पर सही बात कहने की कला थी।
जीवन का बड़ा सबक भी छुपा था। ताकत और घमंड से नहीं, समझदारी और धैर्य से इंसान सच्चा विजेता बनता है। कहानी 3। धूप अपने चरम पर थी। गांव की गलियां सुनसान थी। दोपहर के इस सुस्त माहौल में एक चबूतरे पर कुछ बुजुर्ग बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। बच्चे खेलते खेलते थक कर पेड़ों की छाव में सुस्ता रहे थे। तभी अचानक गांव के बीचों बीच एक अफवाह फैलने लगी। मुल्ला नसीरुद्दीन आज गांव वालों से एक सवाल पूछने वाले हैं। ऐसा सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। लोगों की जिज्ञासा भड़क उठी। कौन सा सवाल? कैसा सवाल? क्यों पूछेंगे मुल्ला? सब जानना चाहते थे। मुल्ला नसीरुद्दीन की शख्सियत ही कुछ ऐसी थी, चतुर, मजाकिया और रहस्यमयी। जब वे कुछ कहते थे तो गांव का हर इंसान उसे सुनने दौड़ पड़ता था। फिर भला इस बार कैसे चूकते? गांव का चौक धीरे धीरे भरने लगा। बच्चे, बूढ़े, जवान सब उत्सुक थे। हर चेहरा सवालों से भरा था। अचानक भीड़ के बीच से मुल्ला नसीरुद्दीन अपने चिरपरिचित अंदाज में चले आए। सिर पर टेढ़ी पगड़ी, चेहरे पर शरारती मुस्कान और आंखों में चमक। उन्होंने हंसते हुए कहा, दोस्तों, आज मैं तुम सबसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब देना आसान नहीं होगा, लेकिन जो सही जवाब देगा उसे इनाम मिलेगा, मेरा गधा। गांव वाले चौंक गए। मुल्ला का गधा कोई साधारण गधा नहीं था। वो बेहद समझदार था। मुल्ला का हर काम वही करता था। कभी बाजार से सौदा लाना, कभी पत्र पहुंचाना। सबने सोचा, अगर हम सही जवाब दे दें तो गधा हमारा। अब तो भीड़ और भी बढ़ गई। हर किसी की आंखों में चमक आ गई। मुल्ला ने चारों ओर देखा और गंभीरता से पूछा, बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पूरा चौक सन्नाटे में डूब गया। कुछ लोग तो हंसने लगे। अरे, ये भी कोई सवाल है? पर थोड़ी देर में सभी के चेहरे गंभीर हो गए। सोचना पड़ा। वाकई, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पहला जवाब आया, गरीबी। एक किसान चिल्लाया। मुल्ला मुस्कुराए। अच्छा जवाब है, लेकिन क्या हर अमीर आदमी खुश है? दूसरा जवाब, भूख। एक बुजुर्ग बोले। मुल्ला ने सिर हिलाया। सही, लेकिन क्या पेट भर जाने से सारी समस्याएं खत्म हो जाती है? तीसरा जवाब, अशिक्षा। गांव का शिक्षक बोला। मुल्ला ने पूछा, तो फिर क्यों कई पढ़े लिखे लोग भी मूर्खतापूर्ण काम करते हैं? एक के बाद एक जवाबों की झड़ी लग गई। बीमारी, लालच, ईर्ष्या, युद्ध, अज्ञानता। लेकिन मुल्ला हर जवाब को मुस्कुराकर पलट देते। कोई भी सही नहीं लग रहा था। धीरे धीरे भीड़ में हलचल होने लगी। कुछ लोग चिढ़ने लगे। कुछ सोचने लगे कि मुल्ला खुद ही कोई अजीब सा उत्तर बताएंगे और गधा किसी को नहीं देंगे। एक नौजवान चिल्लाया, मुल्ला साहब, आप ही बता दीजिए ना, क्या है सही जवाब? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ा सब्र करो। जवाब में जल्दी नहीं करनी चाहिए। जवाब की अहमियत उसे खोजने में होती है। पंचायत बुलाई गई। मुखिया ने कहा, हम सब मिलकर इसका उत्तर ढूंढेंगे। कल सुबह तक सब सोचें और फिर मिलकर अंतिम उत्तर तय करें। गांव वालों ने हामी भरी। सभी सोच में डूब गए। कुछ लोगों ने ग्रंथ खोले, कुछ ने आपस में चर्चा की, तो कुछ तो स्वप्न में उत्तर खोजने लगे। मुल्ला अपने गधे के साथ बैठे मुस्कुराते रहे। सुबह सुबह चौक पर एक बड़ा सम्मेलन हुआ। सभी ने मिलकर तय किया, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है स्वार्थ। अगर लोग स्वार्थी न हो तो न गरीबी होगी, न युद्ध, न बीमारी फैलेगी। सबने तालियां बजाई। मुखिया ने गर्व से कहा, मुल्ला साहब, अब बताइए, क्या हमारा उत्तर सही है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने गंभीरता से सबको देखा, फिर मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही नहीं। सन्नाटा छा गया। मुल्ला आगे बोले, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि कोई समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर आदमी सोचता है समस्या किसी और की है। पूरा गांव स्तब्ध रह गया।
मुल्ला ने अपनी बात समझाई। हर कोई सोचता है कि गरीबी दूसरों की समस्या है, स्वार्थ दूसरों में है, शिक्षा की कमी दूसरों में है, लेकिन कोई अपने अंदर नहीं झांकता। अगर हर आदमी पहले खुद को ठीक कर ले तो दुनिया में कोई समस्या बचती ही नहीं। गांव वाले सिर झुकाए खड़े थे। सचमुच हर कोई दूसरों को दोष देता रहा, लेकिन खुद कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं ली। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, गधा तो मेरा ही रहेगा, लेकिन तुम्हें जो असली इनाम मिला है वो है ये समझदारी। भीड़ में एक बच्चा हंस पड़ा। मुल्ला चतुर निकले। सब हंसने लगे और वही तय हुआ। आज से हम पहले खुद को बदलने की कोशिश करेंगे। कहानी का निष्कर्ष, मुल्ला नसीरुद्दीन के उस एक सवाल ने पूरे गांव का नजरिया बदल दिया था। वो दिन था और आज का दिन, उस गांव में कोई भी अपने दुख दर्द के लिए दूसरों को दोष नहीं देता था। हर इंसान खुद जिम्मेदारी उठाता और दूसरों की मदद करता, क्योंकि अब वे जानते थे दुनिया बदलने के लिए पहले खुद को बदलना जरूरी है। और मुल्ला, वो अपने गधे के साथ फिर किसी नई शरारत की तैयारी में थे। कहानी 4। बहुत समय पहले की बात है। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने शहर के एक पुराने पेड़ के नीचे हर शाम बैठा करते थे। लोगों की भीड़ लगती थी, क्योंकि मुल्ला की बातें हंसाते हंसाते दिल की गहराई तक असर कर जाती थी। एक दिन 3 नौजवान बड़े जोश में वहां आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी और आंखों में सवालों की ज्वाला। सबसे बड़े ने कहा, मुल्ला साहब, हम 3 दोस्त हैं, 3 सवाल लेकर आए हैं। कहते हैं आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान आदमी हो। अगर हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो आपकी बुद्धिमानी पर शक हो जाएगा। लोगों ने शोर मचाया। सबने सोचा आज तो मजा आएगा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, भाइयों, सवाल तो शेर जैसे हैं, लेकिन याद रखो, जवाब भी कभी कभी बिल्ली की चाल से आते हैं। पूछो अपने सवाल। तीनों नौजवान आगे बढ़े और पहला सवाल पूछा। पहला सवाल, जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या है? सबका ध्यान अब सवाल पर टिक गया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। हवा में भी एक अलग तरह का भार था। मुल्ला ने अपनी पगड़ी को थोड़ा ठीक किया और बोला, डर बहुत है। मौत का डर, गरीबी का डर, अपमान का डर, लेकिन सबसे बड़ा डर वो है खुद से हार जाने का डर। तीनों दोस्त चौंक गए। मुल्ला ने आगे कहा, दूसरे से हारना दुख देता है, लेकिन खुद की नजरों में गिर जाना आत्मा को तोड़ देता है। अगर कोई खुद से हार गया तो चाहे वो बाहर से जीत भी ले, भीतर से हमेशा हारा रहेगा। भीड़ में एक बूढ़ा व्यक्ति बोल पड़ा, सच है मुल्ला, खुद से जीता तो दुनिया से भी जीता। तीनों नौजवान थोड़े सोच में पड़ गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर दूसरा सवाल पूछा। दूसरा सवाल, जिंदगी का सबसे बड़ा सुख क्या है? अब की बार सवाल और भी गहरा था। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। पैसा, इज्जत, शादी, सफलता, हर किसी के दिमाग में अपने अपने जवाब थे। मुल्ला ने आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर शांत बैठे रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है शांति। तीनों लड़कों ने पूछा, कैसे? एक बार एक राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवाया, जो भी मुझे असली सुख दिलाएगा उसे सोने का महल दूंगा। लोग तरह तरह के तोहफे लेकर आए, सोने की तलवारें, हीरे मोती, सुंदर नृत्यांगनाएं। पर राजा का मन कुछ पल को खुश होता, फिर उदास हो जाता। अंत में एक साधु आया। उसने बस एक खाली कटोरा दिया और कहा, इसे अपनी इच्छाओं से भरो, जब भर जाएगा तब सुख मिलेगा। राजा ने हीरे डाले, पैसे डाले, महंगे आभूषण डाले, पर कटोरा खाली ही रहा। राजा हारकर साधु से पूछा, ये कटोरा कैसे भरेगा? साधु ने मुस्कुराकर कहा, इच्छाओं को कम करोगे तब कटोरा भरेगा। राजा को समझ आ गया, असली सुख भीतर से आता है, बाहर से नहीं। मुल्ला ने तीनों दोस्तों की तरफ देखा और कहा, जब भीतर शांति होगी तभी बाहर की हर चीज भी सुंदर लगेगी, वरना सबसे अच्छी चीज भी बेमानी लगती है।
तीनों दोस्त गंभीर हो गए। भीड़ में से कुछ लोग तो सिर झुकाए सोचने लगे। अब तीसरा और आखिरी सवाल पूछा गया। तीसरा सवाल, जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है? अब तो सबकी सांसें थम गई। ये सवाल था दिल की गहराई से। मुल्ला ने आसमान की तरफ देखा। चिड़िया उड़ रही थी। हवा में हल्की सी गर्मी थी। पेड़ की एक शाख टूटकर धीरे से नीचे गिरी। मुल्ला ने कहा, जैसे ये शाख टूटकर जमीन पर आई है, वैसे ही हम सबकी जिंदगी एक दिन खत्म होगी। असली उद्देश्य ये नहीं है कि हम कितनी लंबी जिंदगी जिए, बल्कि ये है कि उस समय में कितना अच्छा जिए। तीनों ने पूछा, लेकिन अच्छा जीना का मतलब क्या है? मुल्ला ने कहा, 3 बातें याद रखो। 1, जो खुद के लिए चाहे वही दूसरों के लिए भी चाहे। 2, जो पालो उसमें संतोष पाओ और फिर बेहतर करने की कोशिश करो। 3, हर दिन कुछ ऐसा करो जिससे दुनिया थोड़ी और सुंदर बन जाए। फिर मुल्ला ने एक छोटी सी थैली निकाली। उसमें से 3 बीज निकाले। हर एक लड़के को एक एक बीज दिया और कहा, इन्हें जहां चाहो बो देना, लेकिन याद रखो, जहां बोओगे वहां देखभाल भी करनी होगी, तभी ये बीज पेड़ बनेंगे। वैसे ही जिंदगी भी है। जहां बीज डालोगे, मेहनत, प्रेम और समझ का, वही फल पाओगे। तीनों नौजवान बीज लेकर दूर चले गए। एक ने उसे नदी किनारे फेंक दिया, दूसरे ने उसे घर में रखा लेकिन भूल गया, तीसरे ने उसे रोपकर हर दिन पानी दिया। समय बीता। पहले 2 बीज सड़ गए, नष्ट हो गए, लेकिन तीसरे के बीज से एक सुंदर पौधा निकला जो धीरे धीरे एक घना वृक्ष बन गया। सालों बाद वही तीसरा लड़का मुल्ला के पास वापस आया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसके जीवन में संतोष था। उसने कहा, मुल्ला साहब, आपके 3 सवालों के जवाब ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने अपने डर से नहीं भागा, मैंने भीतर की शांति को खोजा और हर दिन अच्छे कर्म किए। मुल्ला हंसे और बोले, असली बुद्धिमानी यही है बेटा। सवालों का जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं मिलता, उन्हें जीकर ही समझा जाता है। कहानी से सीख, खुद से हारना सबसे बड़ी हार है। असली सुख चीजों में नहीं, मन की शांति में है। जीवन का उद्देश्य है दूसरों के लिए भी उतना ही अच्छा चाहना जितना अपने लिए, और दुनिया को थोड़ा और सुंदर बनाकर जाना। कहानी 5। शहर के चौराहे पर भीड़ जमा थी। हर कोई कान लगाए खड़ा था, क्योंकि मुल्ला नसीरुद्दीन ने ऐलान किया था, कल सुबह मैं तुम सबके सामने एक सवाल रखूंगा। ऐसा सवाल जो अब तक तुमने न कभी सुना होगा, न कभी सोचा होगा। जो इसका सही उत्तर देगा, मैं उसे अपना सबसे बड़ा खजाना दूंगा। ये सुनते ही पूरे शहर में हलचल मच गई। दुकानदार, व्यापारी, मजदूर, विद्वान सब सोच में डूब गए। आखिर ऐसा कौन सा सवाल हो सकता है? क्या ये कोई पहेली होगी या फिर कोई चाल? शहर भर में बस एक ही चर्चा थी, मुल्ला का सवाल। सुबह सूरज चढ़ते ही चौक भर गया। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब आ पहुंचे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी वही पुरानी टेढ़ी टोपी पहनी थी और हाथ में लकड़ी की एक छड़ी पकड़े थे। वो धीरे धीरे मंच पर चढ़े, सबकी ओर देखा और मुस्कराए। फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, ये रहा मेरा सवाल। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम क्या है? पूरा चौक एक पल के लिए सन्नाटा बन गया। इतना साधारण सा सवाल, लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। लेकिन मुल्ला ने शर्त भी रखी थी, उत्तर सिर्फ एक वाक्य में देना है। अब सब सोच में पड़ गए। पहला आदमी आगे बढ़ा, एक बूढ़ा किसान। वो बोला, सबसे मुश्किल काम है मेहनत करना। मुल्ला मुस्कराए, बुरा नहीं, लेकिन अधूरा उत्तर है। दूसरी औरत आई, शहर की सबसे अमीर व्यापारिनी। वो बोली, सबसे मुश्किल काम है दौलत को संभालना। मुल्ला ने सिर हिलाया, दौलत संभालना मुश्किल हो सकता है, पर सबसे मुश्किल नहीं। अब तो जैसे भीड़ उमड़ पड़ी। कोई बोला, सबसे मुश्किल काम है रिश्ते निभाना। कोई बोला, सबसे मुश्किल काम है ईमानदारी से जीना। किसी ने कहा,
सबसे मुश्किल काम है डर पर जीत पाना। एक युवा बोला, खुद को जानना। मुल्ला सबकी बातें ध्यान से सुनते रहे, हर जवाब पर मुस्कुराते, लेकिन सिर नामे हिलाते रहे। कुछ घंटों बाद मुल्ला ने सबको शांत किया और बोले, तुम सबके जवाब अच्छे हैं, लेकिन मेरे सवाल का सही उत्तर अब तक नहीं आया। लोग बेचैन हो उठे। मुल्ला, तो असली उत्तर क्या है? बताओ, हमें सिखाओ। मुल्ला ने छड़ी जमीन पर ठोंकी और गंभीर स्वर में बोले, जिंदगी में सबसे मुश्किल काम है खुद को बदलना। चौराहे पर गहरी खामोशी छा गई। मुल्ला बोले, सोचना आसान है, दूसरों को दोष देना आसान है, समस्या बताना भी आसान है, लेकिन जब बात आती है खुद को बदलने की, अपनी आदतों को सुधारने की, अपनी सोच को बदलने की, तो हर इंसान लड़खड़ाता है। देखो, अगर कोई आदमी जानता है कि गुस्सा करना गलत है, फिर भी वो गुस्सा करता है। अगर कोई जानता है कि ईर्ष्या बुरी है, फिर भी वो जलता है। अगर कोई जानता है कि समय अनमोल है, फिर भी वो समय बर्बाद करता है। क्यों? क्योंकि खुद को बदलना सबसे कठिन काम है। भीड़ में गहरी सोच छा गई। सबके चेहरे गंभीर थे। कई लोगों की आंखों में पछतावे की हल्की चमक भी थी। फिर मुल्ला ने एक कहानी सुनाई। जब मैं जवान था, मैं दुनिया बदलना चाहता था। मैं सोचता था कि अगर दुनिया बदल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उम्र बढ़ी, मैंने महसूस किया दुनिया को बदलना नामुमकिन है। क्यों ना देश बदलूं? फिर समझा, देश बदलना भी कठिन है, तो क्यों ना शहर बदलूं? शहर भी नहीं बदला। फिर मैंने सोचा, चलो अपना घर बदलूं। जब घर भी वैसा ही रहा, तब बूढ़ा होकर मैंने जाना, अगर मैंने खुद को बदल लिया होता तो शायद दुनिया, देश, शहर और घर सब खुद ब खुद बदल जाते। ये सुनते ही कई लोगों की आंखें भर आई। कुछ ने सिर झुका लिया, कुछ गहरी सोच में डूब गए। एक छोटा बच्चा उठकर बोला, मुल्ला, अगर हम खुद को बदलना शुरू करें तो क्या सच में दुनिया बदल सकती है? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, दुनिया का सबसे बड़ा परिवर्तन एक छोटे से परिवर्तन से शुरू होता है। हर बूंद से सागर बनता है, हर कदम से मंजिल करीब आती है, हर छोटे बदलाव से बड़ी क्रांति होती है। मुल्ला ने अपनी झोली से एक छोटा सा दर्पण निकाला और बोले, मैंने खजाना देने का वादा किया था, है ना? तो लो, ये रहा खजाना। उन्होंने वो दर्पण बच्चे को थमाते हुए कहा, जब भी खुद को देखो, याद रखना, असली खजाना तुम्हारे भीतर है, और असली लड़ाई भी। फिर मुल्ला ने जोर से हंसते हुए कहा, जिस दिन तुम खुद को जीत लोगे, उस दिन तुम सारी दुनिया जीत चुके होगे। उस दिन के बाद शहर बदलने लगा। लोग छोटी छोटी बातें सुधारने लगे। कोई समय का पालन करने लगा, कोई झूठ बोलना छोड़ने लगा, कोई गुस्सा थामने लगा। धीरे धीरे वो छोटा सा शहर एक नई ऊर्जा से भर उठा। और मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी टेढ़ी टोपी और चिरपरिचित मुस्कान के साथ अगले किसी सवाल की तैयारी में आगे बढ़ गए। सीख, दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलो। सबसे मुश्किल काम वही है, लेकिन सबसे सुंदर काम भी वही है। कहानी 6। सुबह का समय था। सूरज अपनी हल्की किरणें बिखेर रहा था। गांव के चौक पर चाय की दुकानों पर हलचल थी। लोग अपने अपने काम में लगे थे। इसी समय मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर से अजीब हाल में निकला। उसने एक पैर में जूता पहना था, दूसरे में चप्पल, सिर पर उल्टी टोपी थी और हाथ में एक टूटी हुई झाड़ू। गांव वाले उसे देखकर हंसने लगे। अरे मुल्ला, ये क्या हाल बना रखा है? क्या हो गया है आज तुम्हें? कहीं सिर तो नहीं फिर गया? लेकिन मुल्ला कुछ नहीं बोला। वो सिर झुकाए चुपचाप चौक में आकर खड़ा हो गया। और फिर उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हाथी उड़ते हैं, पेड़ बातें करते हैं, तालाब में सोने की मछलियां हैं। गांव वाले ठहाके लगाने लगे। कुछ लोग हैरान हो गए। बच्चे उसकी नकल उतारने लगे। गांव के बुजुर्ग भी चौपाल पर बैठे थे। उनमें से एक बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा, मुझे लगता है मुल्ला का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। एक और बोला, हो न हो,
जरूर किसी भूत प्रेत का साया है। धीरे धीरे बात फैलती गई। हर कोई कहने लगा, मुल्ला पागल हो गया। लोग उसे घेरने लगे। कोई चुटकी काटता, कोई कान खींचता, पर मुल्ला बिना किसी प्रतिक्रिया के खड़ा रहा और बस मुस्कुराता रहा। कुछ लोगों ने तो गांव के मौलवी को बुलाने की ठानी। चलो फूंक फाक कराते हैं। दरअसल मुल्ला नसीरुद्दीन ने यह सब जानबूझकर किया था। उसका एक मकसद था, गांव वालों को उनकी एक कमजोरी का एहसास कराना। पिछले कुछ दिनों से गांव में अफवाहों का बाजार गर्म था। कोई बिना सोचे समझे किसी की भी बात पर विश्वास कर लेता था। एक दिन किसी ने कहा, तालाब में भूत है, तो आधे गांव ने तालाब जाना बंद कर दिया था। मुल्ला ने सोचा, जब तक खुद कोई अनुभव नहीं करेगा, लोग सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते रहेंगे। इसीलिए उसने खुद पर यह पागलपन का नाटक रचा, ताकि गांव वालों को आईना दिखा सके। अगले दिन सुबह फिर से वही नजारा था। मुल्ला एक बेल की रस्सी को पकड़कर दौड़ रहा था और चिल्ला रहा था, मैं बादलों को बांध रहा हूं, आज बारिश को रोकूंगा। गांव वाले हंस कर लोटपोट हो रहे थे। कुछ ने तो मजाक में गांव के कोतवाल को भी बुला लिया। कोतवाल आया, मुल्ला को देखा और बोला, मुल्ला, या तो तुझे पागल खाने भेज दूं या खुद ठीक हो जा। मुल्ला मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। अब मामला और बिगड़ गया। गांव पंचायत बैठी और तय किया गया कि मुल्ला को पकड़कर उसे एक बाबा के पास भेजा जाए, ताकि उसका इलाज हो सके। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। डोल बजा, लोग जमा हुए। मुल्ला को रस्सी से बांधने तक की तैयारी हो गई थी। लेकिन तभी मुल्ला जोर से चिल्लाया, रुको, अगर तुम सब वाकई सोचते हो कि मैं पागल हूं, तो एक सवाल का जवाब दो। गांव वाले ठिठक गए। मुल्ला ने पूछा, जब मैंने कहा था कि तालाब में सोने की मछलियां हैं, तो क्या तुम सबने जाकर खुद देखा? सब बोले, नहीं। जब मैंने कहा था कि पेड़ बातें करते हैं, तो क्या तुमने खुद सुनने की कोशिश की? नहीं। सब ने सिर झुका लिया। तो फिर कैसे मान लिया कि मैं पागल हूं? पूरा गांव सन्न रह गया। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई भी कुछ भी कहे और तुम बिना सोच विचार के मान लो, तो असली पागल कौन है, मैं या तुम? गांव वाले शर्मिंदा हो गए। सबकी आंखें खुल गई। उन्हें समझ आ गया कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना ही असली मूर्खता है। एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर मुल्ला से माफी मांगी और कहा, मुल्ला भाई, तुमने तो हमें बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। बाकी लोग भी अपनी गलती मानने लगे। उस दिन के बाद गांव में एक नया नियम बना, जब तक खुद देखा, समझा और परखा न जाए, किसी भी बात को सच नहीं माना जाएगा। मुल्ला फिर से अपनी पुरानी चालाक मुस्कान के साथ सबके प्रिय बन गया। अब गांव वाले जब भी कोई अफवाह सुनते, पहले उसकी पड़ताल करते और मजे की बात, मुल्ला का उदाहरण हमेशा याद करते। निष्कर्ष, इस पूरी घटना ने एक गहरी सीख दी। बिना जांचे परखे किसी भी बात पर विश्वास करना मूर्खता है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई से पूरे गांव को एक बड़ा पाठ पढ़ाया और एक बार फिर साबित किया कि हसीम जाह के बीच भी गहरी समझ छुपी होती है। कहानी 7। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार में अपने गधे के साथ खड़ा था। अचानक एक व्यापारी आया और जोर से चिल्लाया, ये गधा मेरा है, मुल्ला ने इसे चुराया है। लोग इकट्ठा हो गए। मुल्ला हैरान रह गया। उसने कहा, भला मेरा अपना गधा मैं खुद कैसे चुरा सकता हूं? लेकिन व्यापारी अड़ा रहा। मामला तूल पकड़ गया। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा, इसे अदालत में सुलझाया जाए। अगले दिन गांव की अदालत लगाई गई। गांव के जज भी बुलाए गए, एक बहुत गंभीर और सख्त इंसान। पर वे नहीं जानते थे कि आज उनका दिन किस तरह उल्टा होने वाला है। सुबह होते ही अदालत भर गई। गांव के सारे लोग तमाशा देखने आ पहुंचे। जज ने अपनी भारी आवाज में कहा, पक्षकार आगे आए और अपनी अपनी बात रखें। पहले व्यापारी ने अपना बयान दिया, ये गधा मेरा है, मैंने इसे 3 महीने पहले खरीदा था। कल बाजार में देखा तो मुल्ला इसे अपने साथ घुमा रहा था।
जज ने पूछा, सबूत क्या है कि ये गधा तुम्हारा है? व्यापारी बोला, गधे के कान के पीछे एक सफेद धब्बा है, वही मेरा गधे की पहचान है। गधे को बुलाया गया। सबने देखा, सच में उसके कान के पीछे एक सफेद धब्बा था। लोग व्यापारी की तरफ झुकने लगे। अब मुल्ला की बारी थी। मुल्ला ने गंभीरता से सिर हिलाया और बोला, जज साहब, मैं भी अपने गधे को पहचानता हूं। अगर व्यापारी का दावा इस सफेद धब्बे पर आधारित है तो सुनिए मेरी पहचान। जज ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, बताओ मुल्ला, तुम्हारी पहचान क्या है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे गधे को कविता आती है। पूरा अदालत कक्ष हक्का बक्का रह गया। जज ने माथा पकड़ लिया। कविता? गधा? मुल्ला बोला, जी हां, अगर आप कहें तो मैं उसे कविता सुनाकर बुला सकता हूं। अगर वो दौड़कर मेरे पास आए तो साबित हो जाएगा कि वो मेरा है। जज ने सिर हिलाया। ठीक है। मुल्ला ने धीरे से गधे की तरफ देखा, फिर एक मजेदार कविता सुनाई। गधे मियां, प्यारे मियां, चलो दौड़ो, आओ भैया, जो सबसे तेज दौड़े आए वही असली मुल्ला का साया। सुनते ही गधा अपने कान फड़फड़ाने लगा। फिर उसने दौड़ लगाई और सीधे मुल्ला की गोद में जा घुसा। पूरा अदालत कक्ष ठहाकों से गूंज उठा। जज ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकी और गंभीरता से पूछा, यह कैसे साबित करता है कि गधा तुम्हारा है? मुल्ला ने शांति से जवाब दिया, जज साहब, जानवर भी प्यार पहचानते हैं। अगर ये गधा मेरा ना होता तो मेरी कविता सुनकर दौड़ा कैसे आता? जज ने सोचा, बात में दम है, पर व्यापारी हार मानने वाला नहीं था। वो चिल्लाया, ये सब धोखा है। मुल्ला ने पहले से गधे को ट्रेनिंग दी है। जज ने व्यापारी से पूछा, तो फिर तुम भी कोई पहचान बताओ। व्यापारी बौखलाकर बोला, मेरा गधा बात कर सकता है। अब तो अदालत फिर हंसी से गूंज उठी। जज ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा, तो बुलाओ अपने गधे से बात करो। व्यापारी गधे के पास गया और जोर से कहा, बोलो, तुम मेरे हो। गधा मुंह उठाकर जोर से ढेंचू कर दिया। व्यापारी चिल्लाया, देखा, जवाब दिया। मुल्ला चुप नहीं बैठा। वो आगे बढ़ा और गधे से फुसफुसाकर बोला, बेटा, इसको पहचानते हो? गधा फिर से ढेंचू कर दिया। मुल्ला मुस्कुराया, देखा, इसने भी ढेंचू कर दिया। इसका मतलब ये मेरा भी हो सकता है। अदालत ठहाकों से फिर भर गई। अब मुल्ला ने आखिरी दाव चला। वो बोला, जज साहब, अगर आप अनुमति दें तो मैं गधे से एक सवाल पूछूं? जज ने मजे लेते हुए कहा, पूछो। मुल्ला ने गधे से पूछा, बताओ बेटा, जो आदमी झूठ बोले, लालच करे और दूसरों का माल हड़पना चाहे, वो आदमी अच्छा है या बुरा? गधे ने तुरंत जोर से 3 बार ढेंचू 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 कर दिया। मुल्ला ने अदालत की तरफ घूमते हुए कहा, सुनिए, खुद गधा भी कह रहा है कि ऐसा आदमी बुरा है। अब बताइए जज साहब, फैसला क्या होना चाहिए? जज अपनी हंसी रोक नहीं सके। हंसते हंसते उन्होंने हथौड़ा बजाया और कहा, फैसला गधा मुल्ला का है और व्यापारी को अदालत में झूठ बोलने के जुर्म में 1 महीने की सेवा करनी होगी, गधों के तबेले में। पूरा गांव तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। निष्कर्ष, उस दिन गांव ने सीखा कि दिमाग की तेजी से बड़े झूठ को भी हंसते हंसते बेनकाब किया जा सकता है। और कभी कभी सबसे बड़ी अदालत हंसी होती है, जो सब सच दिखा देती है। मुल्ला नसीरुद्दीन फिर से सबका हीरो बन गया, अपने गधे के साथ, जो अब गांव का सबसे प्रसिद्ध गधा था। समाप्त। कहानी 8। अक्सराय शहर, जहां की गलियों में इतिहास और रोजमर्रा की जिंदगी एक साथ सांस लेती थी। वहां के लोग अपनी सादगी और कभी कभी अपनी छोटी मोटी नोकझोंक के लिए जाने जाते थे। शहर के काजी अहमद इब्न हुसैन एक संजीदा और पढ़े लिखे इंसान थे। उनका ज्यादातर वक्त शहर के छोटे बड़े झगड़ों, जमीन जायदाद के विवादों और लेन देन के मसलों को सुलझाने में गुजरता था। वे कोशिश करते थे कि हर फैसला
शरीयत और इंसाफ के तकाजों पर खरा उतरे। लेकिन कभी कभी उनके सामने ऐसे अजीबोगरीब मुकदमे आ जाते थे कि उनका सर चकरा जाता था। ऐसे ही एक दिन, जब दोपहर का सूरज अपनी पूरी तपिश पर था और काजी साहब मुकदमों की सुनवाई से थककर थोड़ा सुस्ताने की सोच ही रहे थे, उनके सामने एक ऐसा मामला पेश हुआ जिसने उनकी थकान और झुंझलाहट दोनों बढ़ा दी। दो लोग उनके सामने खड़े थे। एक था शहर का जाना माना अमीर सौदागर करीम सेठ। अपने महंगे रेशमी कपड़ों, उंगलियों में चमकती अंगूठियों और चेहरे पर घमंड के भाव के साथ वो खड़ा था। दूसरा था रहीम चाचा, एक गरीब लकड़हारा जिसके कपड़ों पर पैबंद लगे थे, चेहरे पर थकान और आंखों में चिंता साज झलक रही थी। काजी साहब, इंसाफ कीजिए, करीम सेठ ने अपनी रोबदार आवाज में कहा, जैसे पूरी दुनिया का बोझ उसी के कंधों पर हो। इस आदमी ने मेरा हच मारा है, इसने चोरी की है। काजी अहमद ने रहीम चाचा की ओर देखा, जो डरा समा खड़ा था। क्या मामला है करीम सेठ? और रहीम, तुम पर क्या इल्जाम है? करीम सेठ ने गुस्से से रहीम की ओर इशारा करते हुए कहा, काजी साहब, कल शाम मैं अपने घर पर अपने दोस्तों के लिए एक शानदार दावत दे रहा था। रसोई में बेहतरीन कोरमा, पुलाव और कबाब पक रहे थे। उनकी खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। हां, तो उसमें क्या? काजी ने पूछा। उसमें ये, करीम सेठ ने कहा, कि ये कंगाल रहीम मेरे घर के पास से गुजर रहा था। इसके हाथ में सूखी रोटी थी। ये वहीं रुक गया और मेरी दावत के पकवानों की खुशबू के साथ अपनी सूखी रोटी खाने लगा। इसने मेरी महंगी दावत की खुशबू का मजा लिया, बिना एक पैसा दिए। ये चोरी नहीं तो और क्या है? इसने मेरी खुशबू चुराई है, मुझे इसका हर जाना चाहिए। काजी अहमद अपना सर पकड़कर बैठ गए। खुशबू की चोरी? ये कैसा मुकदमा था? उन्होंने आज तक ऐसा मामला नहीं सुना था। उन्होंने रहीम चाचा से पूछा, रहीम, क्या ये सच है? रहीम ने धीरे से सिर हिलाया। जी हुजूर, मैं कल शाम वहां से गुजर रहा था। सेठ जी के घर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मेरे पास खाने को सूखी रोटी थी। मैंने सोचा, खुशबू के सहारे ही रोटी गले से उतर जाएगी। बस इतनी सी बात थी। मैंने तो कुछ लिया नहीं, सिर्फ हवा में फैली खुशबू ही तो सूंघी थी। काजी साहब सोच में पड़ गए। करीम सेठ शहर का असरदार आदमी था, उसे नाराज करना ठीक नहीं था। लेकिन रहीम की बात में भी दम था। हवा में फैली खुशबू पर किसका हट हो सकता है? यह मुकदमा जितना हास्यास्पद था, उतना ही पेचीदा भी। इसे कैसे सुलझाया जाए? तभी काजी साहब के दिमाग में एक विचार कौंधा। क्यों न इस अजीब मामले को शहर के सबसे अजीब और सबसे बुद्धिमान शख्स के हवाले कर दिया जाए। एक ऐसा शख्स जो अपनी हाजिर जवाबी और टेढ़ी सोच के लिए मशहूर था, मुल्ला नसीरुद्दीन। काजी साहब मुस्कुराए। करीम सेठ, तुम्हारा मामला वाकई गंभीर है और पेचीदा भी। इसके लिए गहन सोच विचार और एक अलग नजरिए की जरूरत है। मुझे लगता है इस मामले का सबसे सही फैसला हमारे शहर के अजीज मुल्ला नसीरुद्दीन ही कर सकते हैं। मैं आज के लिए उन्हें विशेष न्यायाधीश नियुक्त करता हूं। तुम दोनों उनके पास जाओ, वो जो फैसला करेंगे वही अंतिम माना जाएगा। करीम सेठ को यह बात कुछ जमी नहीं। वो फक्कड़ मुल्ला क्या इंसाफ करेगा? लेकिन काजी का हुक्म था, टाल नहीं सकता था। रहीम चाचा को भी थोड़ी हैरत हुई, पर उन्हें लगा शायद मुल्ला जी ही उनकी गरीबी का दर्द समझे। खबर हवा की तरह फैली कि मुल्ला नसीरुद्दीन आज एक दिन के लिए जज बने हैं और वो करीम सेठ और रहीम चाचा के खुशबू चोरी मामले का फैसला सुनाएंगे। कस्बे के चौक पर नीम के पुराने पेड़ के नीचे मुल्ला जी के दरबार का इंतजाम किया गया। एक पुरानी कालीन बिछाई गई, जिस पर मुल्ला जी एक तकिए के सहारे बैठ गए। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित भोलापन और आंखों में गहरी चमक थी। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। हर कोई ये अनोखा मुकदमा और मुल्ला का फैसला देखने सुनने को उत्सुक था। बच्चे, बूढ़े, औरतें,
मर्द सब अपनी अपनी जगह बनाकर खड़े हो गए। हवा में उत्सुकता और कानाफूसी भरी थी। मुल्ला जी ने गंभीरता का चोला ओढ़ लिया, हालांकि उनकी आंखों की शरारत छिपी नहीं रह सकी। उन्होंने अपने पास रखे पानी के लोटे से एक घूंट पिया और फिर माहौल का जायजा लिया। हाँ भाई, मुल्ला जी ने अपनी थोड़ी कर्कश आवाज में कहा, पेश किया जाए आज का गर्मागर्म मामला। करीम सेठ आगे बढ़ा। उसने पूरी अकड़ के साथ अपनी बात दोहराई। कैसे उसने महंगी सामग्री से दावत तैयार की, कैसे उसकी खुशबू फैली और कैसे रहीम ने उस कीमती खुशबू का मुफ्त में आनंद लिया। उसने अपनी बात को साबित करने के लिए 2 गवाह भी पेश किए, जो उसके ही चमचे थे और हां में हां मिला रहे थे। मुल्ला जी, आप ही इंसाफ करें, करीम सेठ ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा। इसने मेरी खुशबू का मजा लिया है तो इसे उसकी कीमत अदा करनी होगी। मैं इससे पूरे 10 दीनार हर्जाने की मांग करता हूं। 10 दीनार? भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। सूखी रोटी के साथ खुशबू सूंघने की कीमत 10 दीनार? यह तो सरासर ज्यादती थी। अब रहीम चाचा की बारी थी। वो बेचारा कांपते हुए आगे बढ़ा। हुजूर, जज साहब, मेरे पास कहने को वही है जो मैंने काजी साहब से कहा था। मैं गरीब आदमी हूं, दिन भर लकड़ियां काटता हूं, तब जाकर शाम को रूखी सूखी रोटी नसीब होती है। कल भूख ज्यादा थी और रोटी सूखी। सेठ जी के घर से खुशबू आई तो मैंने बस हवा में सांस ली। हवा तो सबकी है हुजूर, खुशबू पर किसी का कब्जा कैसे हो सकता है? मेरे पास तो 10 दीनार क्या, 10 पैसे भी नहीं है। रहीम की आंखों में आंसू आ गए। भीड़ में कई लोगों को उस पर तरस आ रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुनी। वे कुछ देर खामोश बैठे रहे, अपनी दाढ़ी सहलाते रहे, जैसे किसी गहरे सोच में डूबे हों। भीड़ सांस रोके उनके फैसले का इंतजार कर रही थी। करीम सेठ बेसब्री से मुल्ला को घूर रहा था, जबकि रहीम चाचा उम्मीद और डर के बीच झूल रहा था। अचानक मुल्ला जी ने अपनी आंखें खोली। मामला वाकई संगीन है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में गंभीरता थी। खुशबू भले ही दिखाई न दे, महसूस तो होती है, और अगर वो खुशबू महंगी चीजों से बनी है तो उसकी कीमत भी होनी चाहिए। ये सुनकर करीम सेठ के चेहरे पर विजय की मुस्कान फैल गई। उसे लगा कि मुल्ला उसके हक में फैसला सुनाने वाला है। रहीम चाचा का दिल बैठ गया। करीम सेठ, मुल्ला ने कहा, तुमने हर्जाने में 10 दीनार मांगे हैं? जी हां जज साहब, पूरे 10 दीनार, करीम ने जोर देकर कहा। ठीक है, मुल्ला ने कहा। फिर वे रहीम चाचा की ओर मुड़े। रहीम, तुम्हारे पास इस वक्त कितने पैसे हैं? रहीम ने झिझकते हुए अपनी फटी हुई जेब से कुछ छोटे सिक्के निकाले। शायद कुल मिलाकर 4-5 सिक्के रहे होंगे, जिनकी कीमत दीनार के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। हुजूर, बस यही मेरी जमा पूंजी है। लाओ, ये सिक्के मुझे दो, मुल्ला ने कहा। रहीम ने कांपते हाथों से वो सिक्के मुल्ला के हवाले कर दिए। करीम सेठ अब भी समझ नहीं पा रहा था कि मुल्ला करने क्या वाले हैं। भीड़ भी चुपचाप देख रही थी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने वो सिक्के अपनी हथेली में रखे। फिर उन्होंने अपनी हथेली बंद की और उसे अपने कान के पास ले जाकर जोर जोर से हिलाया। सिक्कों की खनकती हुई आवाज झन 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 पूरे चौक में गूंजने लगी। उन्होंने करीम सेठ की ओर देखा। करीम सेठ, क्या तुम्हें इन सिक्कों की खनक सुनाई दे रही है? करीम सेठ, जो अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, बोला, हां, सुनाई दे रही है। तो मुल्ला जी ने एक बार फिर सिक्के खनकाए। ध्यान से सुनो करीम सेठ, ये खनक, ये आवाज। हां, सुन ली। करीम सेठ थोड़ा चिढ़कर बोला, अब आगे भी तो बोलिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सिक्के खनकाना बंद किया और बड़े शांत भाव से अपना फैसला सुनाया। तो बस करीम सेठ, इंसाफ हो गया, इंसाफ हो गया। करीम सेठ और भीड़ सब हैरान थे। कैसे? मुल्ला ने सिक्कों वाली हथेली रहीम चाचा को वापस करते हुए कहा।
करीम सेठ, तुमने शिकायत की कि रहीम ने तुम्हारी दावत की खुशबू उसका मजा लिया। खुशबू जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया या सूंघा जा सकता है। उसके बदले में तुमने हर्जाना मांगा। उन्होंने आगे कहा, रहीम गरीब है, उसके पास देने को दीनार नहीं है, लेकिन उसके पास ये सिक्के थे। हमने इन सिक्कों को खनकाया। तुमने इन सिक्कों की खनक सुनी। खनक जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ सुना जा सकता है। मुल्ला जी खड़े हो गए और अपनी आवाज बुलंद की। इसलिए फैसला यह है कि तुम्हारी दावत की खुशबू के बदले में रहीम के सिक्कों की खनक ही काफी है। खुशबू का मोल खनक से चुका दिया गया। हिसाब बराबर। जाओ, अब कोई बहस नहीं। एक पल के लिए पूरे चौक में सन्नाटा छा गया। लोग मुल्ला के इस अनोखे फैसले को समझने की कोशिश कर रहे थे। फिर धीरे धीरे बात उनकी समझ में आई। खुशबू के बदले खनक, क्या खूब इंसाफ था। सबसे पहले किसी कोने से दबी हुई हंसी की आवाज आई, फिर दूसरी, और देखते ही देखते पूरा चौक ठाकों से गूंज उठा। लोग मुल्ला की हाजिर जवाबी और चतुराई पर वाहवाह करने लगे। ये कैसा गजब का न्याय था जिसने सांप को भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटी। करीम सेठ का चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से से तमतमा गया। उसे समझ आ गया कि मुल्ला ने किस तरह भरी सभा में उसका मजाक उड़ाया है और उसके लालच को उजागर कर दिया है। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। वो पैर पटकता हुआ बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। रहीम चाचा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने झुककर मुल्ला जी का शुक्रिया अदा किया। उसे न सिर्फ इंसाफ मिला था, बल्कि उसकी इज्जत भी रह गई थी। मुल्ला ने उसके सिक्के उसे वापस कर दिए थे। भीड़ अब भी हंस रही थी और मुल्ला की तारीफ कर रही थी। वाह मुल्ला जी, वाह, क्या फैसला सुनाया है। ऐसा जज तो हमने आज तक नहीं देखा। करीम सेठ को अच्छा सबक सिखाया। ऐसी ही बातें सुनाई दे रही थी। मुल्ला नसीरुद्दीन वापस अपनी पर बैठ गए, चेहरे पर वही शांत मुस्कान लिए, जैसे कुछ चास हुआ ही न हो। उन्होंने फिर से लोटे से पानी पिया और भीड़ को धीरे धीरे बिखरते हुए देखने लगे। निष्कर्ष, उस दिन के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन के जज बनने और खुशबू के बदले खनक वाले फैसले का किस्सा पूरे अक्सराय शहर और आसपास के इलाकों में मशहूर हो गया। ये कहानी बन गई एक मिसाल कि कैसे अक्लमंदी और हाजिर जवाबी से बड़े बड़े मसले हल किए जा सकते हैं। इसने लोगों को सिखाया कि न्याय हमेशा किताबों और नियमों का मोहताज नहीं होता। कभी कभी सीधी और सरल सोच, थोड़ी सी शरारत और गहरी समझ ज्यादा कारगर साबित होती है। करीम सेठ को सबक मिला कि लालच और छोटी सोच इंसान को हंसी का पात्र बना सकती है। रहीम चाचा और बाकी गरीबों को हौसला मिला कि दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो उनकी तकलीफ समझते हैं, भले ही उनका तरीका थोड़ा अनोखा हो। कहानी 2। अंधेरी रात थी। चांद भी बादलों की ओट में छिपा हुआ था, जैसे किसी राज पर पर्दा डाल रहा हो। हवा में हल्की ठंडक थी और रात के कीड़े मकोड़ों की झीनी आवाज के सिवा चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा था। अनातोलिया के उस छोटे शांत कस्बे में ज्यादातर लोग गहरी नींद में सो रहे थे, अपने दिन भर की थकान मिटा रहे थे। लेकिन एक घर ऐसा था जहां आज नींद की जगह कुछ और ही पक रहा था। ये घर था हम सबके प्यारे, दुनिया को अपनी अनोखी नजर से देखने वाले मुल्ला नसीरुद्दीन का। मुल्ला नसीरुद्दीन का घर कोई आलीशान हवेली नहीं था, एक साधारण सा मिट्टी और लकड़ी का बना मकान जिसमें जरूरत भर का सामान था। लेकिन हां, मुल्ला के घर में जो सबसे कीमती चीज थी वो थी उनकी अक्लमंदी, उनकी हाजिर जवाबी और उनकी जिंदादिली, जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता था। पर चोर तो आखिर चोर होते हैं, उन्हें बाहरी चमक दमक और मालसबाब से ही मतलब होता है। उसी रात जब पूरा कस्बा सो रहा था, 3 चोर दबे पाव मुल्ला नसीरुद्दीन के घर की ओर बध रहे थे। ये तीनों इलाके के शातिर चोर थे। उनका सरदार था कालू उस्ताद, भारी डिलडौल और घनी मूंछों वाला, जो अपनी ताकत
और क्रूरता के लिए जाना जाता था। उसके दो चेले थे, लंबू, जो अपनी लंबाई और तेज नजर के लिए मशहूर था, और मोटू, जो खाने का शौकीन और थोड़ा भुलक्कड़ किस्म का था। उस्ताद, पक्का यही माल मिलेगा? लंबू ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आंखें अंधेरे में भी घर का जायजा ले रही थी। ये तो मुल्ला नसीरुद्दीन का घर है। सुना है बड़ा कंजूस है, और फक्कड़ भी। कालू उस्ताद ने अपनी मूंछों पर ताव दिया। अरे बेवकूफ, ये दुनिया को दिखाने के लिए फक्कड़ बनता है। सुना है इसने बादशाहों और अमीरों से अपनी बातों के बदले खूब इनाम बटोरे हैं। जरूर कहीं छुपा कर रखा होगा सोना चांदी। आज हम वो सब निकाल लेंगे। बस आवाज मत करना। मोटू, जो पीछे पीछे हाफ रहा था, बोला, उस्ताद, अंदर घुसने से पहले कहीं कुछ खाने का इंतजाम हो जाता तो। चुप कर पेटू, कालू ने उसे डांटा। पहले काम, फिर पेट पूजा। चलो पीछे की खिड़की देखते हैं। तीनों चोर घर के पिछवाड़े पहुंचे। किस्मत से एक छोटी खिड़की थोड़ी ढीली थी। कालू ने इशारे से लंबू को उसे खोलने को कहा। थोड़ी मशक्कत के बाद खिड़की खुल गई और तीनों एक एक करके अंधेरे घर में दाखिल हो गए। अंदर घना अंधेरा था। चोरों ने अपनी आंखों को अंधेरे का आदी होने दिया। घर में खामोशी थी। बस कोने में मुल्ला नसीरुद्दीन के हल्के खर्राटों की आवाज आ रही थी। मुल्ला की नींद वैसे तो गहरी थी, लेकिन सालों के अनुभव और शायद छठी इंद्रिय ने उन्हें आहट दे दी थी। खिड़की खुलने की हल्की सी चरमराहट और दबे पाव की आवाज ने उनके कान खड़े कर दिए थे। उन्होंने खर्राटे लेना जारी रखा, लेकिन उनकी आंखें अंधेरे में धीरे से खुल गई। उन्होंने अपनी जगह से हिले बिना स्थिति का जायजा लिया। तीन साए अंधेरे में घर के सामान को टटोल रहे थे। मुल्ला समझ गए बिन बुलाए मेहमान आ धमके थे। अब कोई और होता तो शायद डर के मारे चीख पड़ता या चुपचाप पड़ा रहता, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन तो मुल्ला नसीरुद्दीन थे। उनके दिमाग में डर की जगह शरारत और चतुराई ने ले ली। उन्होंने सोचा, अच्छा, तो आज रात कुछ मनोरंजन का इंतजाम हो गया है। देखे तो जरा, ये बहादुर चोर मेरे खाली घर से क्या ले जाते हैं। चोरों ने घर का कोना कोना छानना शुरू किया। वे दीवारों को ठोक कर देखते, जमीन पर कान लगाकर सुनते, बर्तनों को खंगालते। लंबू ने पुरानी चटाई उठाई, मोटू ने रसोई के खाली मटकों में झांका, और कालू उस्ताद ने दीवार में लगी छोटी सी आलमारी को खोला। लेकिन उन्हें मिला क्या? कुछ पुराने कपड़े, दो चार मिट्टी के बर्तन, एक टूटी हुई चारपाई, कुछ सूखी रोटियां और मुल्ला की पुरानी घिसी हुई खड़ाऊं। कहीं कोई संदूक नहीं, कोई छिपा हुआ खजाना नहीं, सोने चांदी का तो निशान तक नहीं। उस्ताद, यहां तो कुछ भी नहीं है। लंबू ने निराश होकर फुसफुसाया। लगता है वो बातें सब झूठी थी। ये मुल्ला तो सच में कंगाल है। मोटू का पेट अब भूख से गुड़गुड़ा रहा था। मैंने कहा था ना उस्ताद, पहले कुछ खा लेते। यहां तो रोटियां भी सूखी पड़ी है। कालू उस्ताद का गुस्सा बढ़ने लगा। इतनी मेहनत, इतना खतरा, और हाथ कुछ नहीं लगा। खामोश रहो, उसने दांत पीसते हुए कहा। जरूर कुछ न कुछ तो होगा ही। ध्यान से ढूंढो, शायद बिस्तर के नीचे या छत में छुपाया हो। वे फिर से तलाश में जुट गए, इस बार और ज्यादा बौखलाहट के साथ। वे सामान इधर उधर फेंकने लगे, जिससे थोड़ी आवाज भी होने लगी। मुल्ला, जो अब तक चुपचाप लेटे सब देख और सुन रहे थे, समझ गए कि अब उनके मैदान में उतरने का सही समय है। चोर निराश और बौखलाए हुए थे, और यही उनकी कमजोरी बन सकती थी। अचानक मुल्ला जोर से खांसे और बड़बड़ाने लगे, जैसे नींद में बोल रहे हों। अरे, कौन है वहां? बेगम, पानी देना जरा। लगता है चोर आए हैं घर में। ये सुनते ही तीनों चोरों के होश उड़ गए। वे जहां थे वही बुद्ध बन गए। उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। उस्ताद, ये तो जाग गया, लंबू ने घबराहट में कहा। चुप रहो, कालू ने फुसफुसा कर कहा, और तीनों अंधेरे कोने में दुबक गए,
अपनी सांसें रोके हुए। मुल्ला बिस्तर से उठ बैठे। उन्होंने जानबूझकर लड़खड़ाने का नाटक किया, जैसे अभी भी नींद में हो। अरे, अंधेरा कितना है, लगता है बेगम ने चिराग बुझा दिया। वे धीरे धीरे उस कोने की तरफ बढ़ने लगे जहां चोर छिपे थे। चोरों की हालत खराब थी। मोटू तो डर के मारे लगभग कांप रहा था। मुल्ला बिल्कुल उनके करीब पहुंच गए, इतने करीब कि चोरों को उनकी सांसों की गर्मी महसूस हो रही थी। फिर मुल्ला अचानक रुक गए और जोर से बोले, अरे, यहां कौन छिपा है? भूत हो या चोर? चोरों के पास अब कोई चारा नहीं था। कालू उस्ताद ने हिम्मत करके कहा, हम हैं। अच्छा, तुम हो? मुल्ला ने ऐसे कहा जैसे वे कोई जाने पहचाने मेहमान हो। बड़ी देर कर दी आने में, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये सुनकर चोर हक्के बक्के रह गए। इंतजार कर रहा था? कैसा इंतजार? इंतजार? कालू ने शक से पूछा। किसका इंतजार? अरे भाई, तुम लोगों का। मुल्ला ने सहजता से कहा, मुझे पता था आज रात मेहमान आने वाले हैं, खास तौर पर तुम जैसे काबिल लोग। चोरों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये मुल्ला पागल है या कोई चाल चल रहा है? मुल्ला की हाजिर जवाबी का कमाल। मुल्ला ने बात जारी रखी, देखो भाई, तुम लोग मेहनत करने वाले लोग हो। रात बेरात दूसरों के घरों में जाकर उनकी जरूरत का सामान, मेरा मतलब है अपना हथ वसूलते हो। ये कोई आसान काम नहीं है, इसमें खतरा भी है और मेहनत भी। चोर चुपचाप सुन रहे थे। उनकी घबराहट अब हैरानी में बदल रही थी। तो मैंने सोचा, मुल्ला ने आगे कहा, जब तुम लोग मेरे घर आओगे तो तुम्हें खाली हाथ क्यों जाने दूं? ये तो मेरी मेहमानवाजी के खिलाफ होगा। मेरे घर में वैसे तो तुम्हें पता चल ही गया होगा, कुछ खास है नहीं, सब रोजमर्रा की जरूरत का सामान है। लेकिन एक चीज है जो शायद तुम्हारे काम आ सकती है। क्या चीज? कालू ने उत्सुकता से पूछा। उसे लगा शायद मुल्ला डर के मारे किसी छिपे खजाने का राज बता रहा है। वो देखो, मुल्ला ने कमरे के दूसरे कोने में रखे एक बड़े पुराने लकड़ी के संदूक की ओर इशारा किया। वो संदूक, वो मेरे परदादा के जमाने का है, भारी भी बहुत है। जरूर इसके अंदर कुछ कीमती सामान होगा। सच कहूं तो मुझे खुद ठीक से नहीं पता कि इसमें क्या है। मैंने कभी इसे खोलकर देखने की जहमत ही नहीं उठाई। चोरों की आंखों में चमक आ गई। एक बड़ा, भारी, पुराना संदूक। इसमें जरूर सोना, चांदी या जेवरात होंगे। उनकी सारी निराशा एक पल में उम्मीद में बदल गई। लेकिन एक मुश्किल है, मुल्ला ने मायूस चेहरा बनाकर कहा। यह संदूक इतना भारी है कि मुझसे अकेले हिलता भी नहीं, और इसे उठाकर घर से बाहर ले जाना तो मेरे बस की बात ही नहीं। उन्होंने चोरों की ओर देखा। तुम लोग तो माशाअल्लाह हट्टे-कट्टे और अनुभवी हो, शायद तुम लोग इसे उठा सको। कालू उस्ताद मन ही मन हंसा। ये मुल्ला तो बड़ा सीधा निकला, डर के मारे खुद ही अपना सबसे कीमती सामान हमें सौंप रहा है। उसने अपने चेलों को इशारा किया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कालू ने कहा, हम उठा लेंगे इसे। लाओ, मदद करो जरा। अरे नहीं नहीं, मुल्ला ने कहा, मेहमानों से काम करवाना ठीक नहीं। तुम लोग इसे उठाओ, मैं देखता हूं। लंबू और मोटू ने संदूक को उठाने की कोशिश की। वाकई वो बहुत भारी था, उन्हें काफी जोर लगाना पड़ा। कालू उस्ताद भी उनकी मदद के लिए आगे आया। तीनों पसीने पसीने हो गए, लेकिन आखिरकार उन्होंने संदूक को थोड़ा ऊपर उठा लिया। देखा, मैंने कहा था ना, तुम लोग काबिल हो। मुल्ला ने उनकी तारीफ की। अब इसे बाहर कैसे ले जाओगे? दरवाजा तो छोटा है, हम खिड़की से निकाल लेंगे, कालू ने हाफते हुए कहा। हां, ये ठीक रहेगा, मुल्ला ने सहमति जताई। लेकिन सुनो, एक एहसान और कर दो मुझ पर। अब क्या है? कालू ने चिढ़कर पूछा। देखो भाई, मुल्ला ने कहा, तुम लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, मेरा कीमती संदूक ले जा रहे हो, कम से कम मुझे ये तो बता दो कि इसे कहां ले जा रहे हो। कल को अगर मुझे जरूरत पड़ी
तो मैं कहाँ ढूंढूंगा? चोर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये कैसा सवाल था? और हां, मुल्ला ने बात जोड़ी, अकेले अकेले सारा माल मत हजम कर जाना। याद रखना, इस संदूक को ढूंढने में मैंने तुम्हारी मदद की है, मेरा भी हिस्सा बनता है। अब चोरों को यकीन हो गया कि मुल्ला या तो पूरी तरह पागल है या फिर बहुत बड़ा अहमक। वे मन ही मन हंस रहे थे। ठीक है, ठीक है, कालू ने जल्दी से कहा। हम इसे जंगल के पास उस पुराने कुएं के नजदीक ले जा रहे हैं। वहीं बैठकर तसल्ली से खोलेंगे। और हां, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। अब हमें जाने दो। जरूर, जरूर, मुल्ला ने रास्ता छोड़ते हुए कहा। आराम से ले जाना, भारी है, कहीं चोट न लग जाए। तीनों चोर किसी तरह उस भारी संदूक को घसीटते उठाते खिड़की तक लाए। उसे खिड़की से बाहर निकालने में उन्हें और भी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। वे पूरी तरह थक चुके थे और पसीने से तरबतर थे। जैसे ही संदूक बाहर गिरा, मुल्ला नसीरुद्दीन फुर्ती से दरवाजा खोलकर बाहर निकले। चोर अभी संभल ही रहे थे कि मुल्ला ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। चोर, चोर, पकड़ो! मेरे घर से चोर मेरा सबसे कीमती संदूक चुराकर भागे जा रहे हैं। अरे कोई है, मदद करो! जंगल वाले कुएं की तरफ जा रहे हैं। मुल्ला की आवाज रात के सन्नाटे में दूर तक गूंजी। चोर हक्के बक्के रह गए। ये क्या हो गया? अभी तो मुल्ला उनकी मदद कर रहा था, उन्हें हिस्सा देने का वादा कर रहा था, और अब चिल्ला चिल्लाकर सबको बुला रहा है। आस पड़ोस के घरों की बत्तियां जलने लगी। लोग दरवाजे खोलकर बाहर झांकने लगे। कुछ बहादुर नौजवान लाठियां लेकर मुल्ला की आवाज की दिशा में दौड़े। चोरों के पास अब सोचने का वक्त नहीं था। उन्हें संदूक छोड़कर भागना पड़ा। कालू, लंबू और मोटू अपनी जान बचाकर अंधेरे में गायब हो गए। लेकिन भागते भागते वे उस भारी संदूक को उठाने की मशक्कत में इतने थक चुके थे कि ज्यादा दूर नहीं जा पाए। कस्बे के लोगों ने उन्हें थोड़ी ही दूर पर पकड़ लिया। जब तक लोग चोरों को पकड़कर मुल्ला के पास लाए, तब तक मुल्ला बड़े आराम से अपने उसी पुराने संदूक पर बैठे थे जिसे चोर उठाकर ले गए थे। वे मुस्कुरा रहे थे। अरे मुल्ला जी, आप ठीक तो हैं? एक पड़ोसी ने पूछा। ये चोर आपका संदूक ले जा रहे थे? हाँ भाई, मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा। ये बेचारे बड़ी मेहनत कर रहे थे। मेरे घर में इन्हें कुछ मिला नहीं, तो मैंने सोचा चलो यही ले जाओ। आखिर खाली हाथ भेजना मेहमानवाजी नहीं। लेकिन मुल्ला जी, इसमें है क्या? दूसरे ने उत्सुकता से पूछा। ये इतना भारी क्यों है? अरे, इसमें मेरा सबसे कीमती सामान है, मुल्ला ने कहा। सबकी आंखें फैल गई। क्या है, मुल्ला जी? मुल्ला ने संदूक का ढक्कन खोला। अंदर क्या था? अंदर भरे हुए थे पत्थर और पुराने कपड़ों की कतरने, और कुछ नहीं। सब लोग हैरान रह गए। फिर धीरे धीरे उन्हें माजरा समझ में आया। मुल्ला ने अपनी चतुराई से न सिर्फ चोरों को बेवकूफ बनाया, बल्कि उन्हें पकड़वा भी दिया, और वो भी बिना किसी लड़ाई झगड़े के। लोग मुल्ला की हाजिर जवाबी पर हंसने लगे। चोरों के चेहरे शर्मिंदगी और गुस्से से लाल थे। उन्हें समझ आ गया था कि मुल्ला ने उनके साथ कैसा खेल खेला है। कालू उस्ताद ने गुस्से से मुल्ला की ओर देखा। तुमने हमें धोखा दिया, मुल्ला। मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। धोखा? मैंने कैसा धोखा दिया? मैंने तो बस तुम्हें बताया कि मेरे घर में एक भारी संदूक है और तुम उसे ले जाने लगे। मैंने तो तुम्हारी मदद ही की। हां, चिल्लाकर लोगों को इसलिए बुलाया ताकि तुम लोग इतनी मेहनत के बाद थक गए होगे तो लोग तुम्हें आराम से पकड़ कर ले जाएं। मुल्ला की इस बात पर लोग और जोर से हंस पड़े। चोरों के पास कहने को कुछ नहीं था। उन्हें कस्बे के सिपाहियों के हवाले कर दिया गया। निष्कर्ष, उस रात के बाद कस्बे में मुल्ला नसीरुद्दीन की हाजिर जवाबी का ये किस्सा और भी मशहूर हो गया। लोगों ने सीखा कि असली दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि अक्ल और समझदारी में होती है। और मुल्ला ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना भी शांति, चतुराई और थोड़ी सी मुस्कान के साथ किया जा सकता है।
चोरों को सबक मिला कि हर सीधा दिखने वाला इंसान सीधा नहीं होता, और कभी कभी सबसे बड़ा खजाना वो नहीं होता जो संदूकों में बंद हो, बल्कि वो होता है जो इंसान के दिमाग में हो। और मुल्ला नसीरुद्दीन, वे अगली सुबह वैसे ही अपनी जिंदगी जी रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। शायद किसी नई कहानी, किसी नए किस्से की तलाश में, दुनिया को अपनी अनूठी नजर से देखते हुए। और हां, उनका वो कीमती पत्थरों से भरा संदूक आज भी उनके घर के कोने में पड़ा था, उनकी एक और यादगार शरारत की गवाही देता हुआ। कहानी 5। सुबह का सूरज अभी अनातोलिया के उस छोटे से धूल भरे कस्बे पर अपनी पहली किरणें बिखेर ही रहा था। मुर्गे की बांग के साथ जिंदगी धीरे धीरे अंगड़ाई ले रही थी। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन के घर में सुबह थोड़ी जल्दी और थोड़ी ज्यादा गर्मागर्म शुरू हुई थी। कारण थी उनकी बेगम फातिमा, जो आज कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही थी। मुल्ला जी, सुनते हो? फातिमा की आवाज रसोई से आई, जिसमें रोजमर्रा की झुंझलाहट के साथ आज कुछ अतिरिक्त चिंता भी घुली हुई थी। आज शाम को शहर से मेरे भाईजान आ रहे हैं, याद है ना? मुल्ला जी, जो बाहर चबूतरे पर बैठे ऊँग रहे थे, हड़बड़ाकर उठे। अरे हाँ हाँ फातिमा, बिल्कुल याद है। तुम्हारा भाई, वो क्या नाम है उसका, जो हमेशा मेरी अक्लमंदी की मिसालें देता है? फातिमा ने आंखें तरेरी। मजाक छोड़िए, घर में मेहमान आ रहे हैं और हमारे पास है क्या? आटा खत्म है, चावल बस कल तक चलेंगे, दाल का डिब्बा खाली पड़ा है। और हां, सबसे जरूरी बात, घर में मेहमान के सामने रखने के लिए ढंग का कुछ नहीं है। फातिमा ने कुछ नहीं पर ठास जोर दिया था। उनका मतलब था कि कोई टास मिठाई या पकवान बनाने का सामान नहीं है। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन का दिमाग तो ठहरा मुल्ला नसीरुद्दीन का दिमाग। उनके कानों ने फातिमा की चिंता पकड़ी, लेकिन उनके चतुर मन ने कुछ नहीं शब्द को पकड़ लिया। एक शरारती चमक उनकी आंखों में कौंधी। परेशान क्यों होती हो बेगम? मुल्ला ने बड़े इत्मीनान से कहा। तुमने कहा न कि घर में मेहमान के लिए कुछ नहीं है। बस यही तो लाना है बाजार से, मैं अभी जाकर ले आता हूं। क्या मतलब? फातिमा हैरान रह गई। मैंने कहा कि कुछ नहीं है, यानी हमें जरूरत का सारा सामान लाना है। आटा, दाल, चावल और कुछ मीठा। अरे नहीं नहीं, मुल्ला ने उनकी बात काट दी। तुमने साफ साफ कहा कि सबसे जरूरी चीज जो घर में नहीं है वो है कुछ नहीं, तो मैं वही लेकर आता हूं। मेहमान के सामने वही रखेंगे। फातिमा अपना सिर पीट कर रह गई। उन्हें पता था कि मुल्ला से बहस करना बेकार है। वो जब कुछ ठान लेते हैं तो करके ही छोड़ते हैं, भले ही वो कितना ही अटपटा क्यों न हो। ठीक है, जाइए, उन्होंने थकी हुई आवाज में कहा। लेकिन शाम तक जरूरत का सामान आ जाना चाहिए, वरना भाईजान के सामने मेरी नाक कट जाएगी। और हां, ये कुछ नहीं खरीदने के चक्कर में सारे पैसे बर्बाद मत कर देना। फिक्र मत करो बेगम, मुल्ला ने अपनी फटी हुई तुर्की टोपी सीधी करते हुए कहा। मैं बहुत किफायती सौदा करके लाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं लाऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। ये कहकर मुल्ला जी अपना पुराना थैला उठाकर बाजार की ओर चल पड़े, चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान लिए। फातिमा बस उन्हें जाते हुए देखती रही, मन ही मन दुआ करती रही कि आज मुल्ला कोई नया बखेड़ा खड़ा न कर दे। बाजार का शोर और कासिम सेठ की दुकान। कस्बे का बाजार अब तक पूरी तरह जाग चुका था। चारों ओर शोर ही शोर था। सब्जी वाले आवाजें लगा रहे थे, कपड़े वाले ग्राहकों को लुभा रहे थे, मसालों की खुशबू हवा में तैर रही थी, और गधों के रेंकने और लोगों की बातचीत का मिलाजुला शोर एक अजीब सा संगीत पैदा कर रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन इस भीड़ भाड़ और हंगामे के बीच से बड़े आराम से गुजर रहे थे। उनकी नजरें किसी टास चीज की तलाश में थी। वे छोटे मोटे दुकानदारों को नजरअंदाज करते हुए सीधे बाजार के सबसे बड़े और सबसे शानदार दिखने वाले स्टोर की ओर बढ़े। ये दुकान थी कासिम सेठ की।
कासिम सेठ कस्बे का सबसे अमीर सौदागर था। उसकी दुकान में लगभग हर चीज मिलती थी। अनाज, कपड़े, बर्तन, मसाले, मेवे, इत्र, यहां तक कि दूर देशों से आया हुआ सजावटी सामान भी। दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, कासिम सेठ की दुकान, यहां सब कुछ मिलता है। कासिम सेठ खुद भी बड़ा अहंकारी और अपनी दुकान पर घमंड करने वाला आदमी था। वो अक्सर अपनी दुकान के सामने ऊंची गद्दी पर बैठा ग्राहकों को हुक्म देता और अपनी अमीरी का दिखावा करता रहता था। उसे लगता था कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो उसकी दुकान पर न मिले। मुल्ला जी सीधे कासिम सेठ की दुकान पर पहुंचे। सेठ उस वक्त एक ग्राहक को महंगा ईरानी कालीन दिखा रहा था और अपनी चीजों की तारीफों के पुल बांध रहा था। मुल्ला ने खांसकर सेठ का ध्यान अपनी ओर खींचा। सलाम सेठ जी। कासिम सेठ ने मुल्ला को ऊपर से नीचे तक देखा। मुल्ला के साधारण कपड़े देखकर उसकी त्योरियां चढ़ गई। उसे लगा कि ये कोई छोटा मोटा ग्राहक है जो उसका वक्त बर्बाद करेगा। हाँ भाई, क्या चाहिए? जल्दी बोलो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। सेठ जी, मुल्ला ने बड़ी विनम्रता से कहा, मैंने आपका बोर्ड पढ़ा। लिखा है यहां सब कुछ मिलता है। क्या यह सच है? बिल्कुल सच है। कासिम सेठ ने अपनी छाती चौड़ी करते हुए कहा, इस पूरे इलाके में मेरी दुकान जैसी कोई दुकान नहीं। सुई से लेकर तलवार तक, नमक से लेकर केसर तक, जो चाहो वो मिलेगा। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुल्ला ने धीरे से कहा। क्या? कासिम सेठ को लगा उसने गलत सुना। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुल्ला ने दोहराया। उनकी आंखों में वही शरारती चमक थी। कुछ नहीं की तलाश, शब्दों का खेल। कासिम सेठ और आसपास खड़े कुछ ग्राहक हैरान रह गए। कुछ नहीं? ये कैसी मांग थी? ये क्या मजाक है मुल्ला? कासिम सेठ ने गुस्से से कहा, साफ साफ बोलो क्या चाहिए। मेरे पास मजाक के लिए वक्त नहीं है। मजाक नहीं सेठ जी, मुल्ला ने बड़ी संजीदगी से कहा, यह मेरी जरूरत है। मेरी बेगम ने कहा है कि घर में मेहमान आ रहे हैं और उनके लिए सबसे जरूरी चीज जो घर में नहीं है वो है कुछ नहीं, तो मैं वही खरीदने आया हूं। अब तक वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। लोग मुल्ला की इस अजीब मांग और सेठ की प्रतिक्रिया देखने के लिए रुक गए थे। अरे भाई, कुछ नहीं तो कुछ नहीं होता है, सेठ ने झुंझलाकर कहा। वो कोई चीज थोड़ी है जो बेची या खरीदी जा सके। मेरी दुकान में सब कुछ है सिवाय कुछ नहीं के। अच्छा, मुल्ला ने अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरा। तो फिर आपका बोर्ड झूठा है सेठ जी। झूठा? मेरा बोर्ड झूठा? कासिम सेठ तैश में आ गया। कैसे झूठा है? आपने लिखा है यहां सब कुछ मिलता है, मुल्ला ने समझाया। अगर आपकी दुकान में सब कुछ मिलता है तो उसमें कुछ नहीं भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ के दायरे से कुछ नहीं बाहर कैसे हो सकता है? अगर आपके पास कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके पास सब कुछ नहीं है। आपका बोर्ड झूठा है। मुल्ला की इस तर्क वितर्क वाली बात से कासिम सेठ का सिर चकरा गया। भीड़ में कुछ लोग मुल्ला की चतुराई पर हंसने लगे, कुछ सेठ की बेबसी पर। ये तुम कैसी बहकीब की बातें कर रहे हो? सेठ हकलाने लगा। अरे भाई, कुछ नहीं का मतलब है चीज का न होना, गैर मौजूदगी। उसे कैसे बेचा जा सकता है? क्यों नहीं बेचा जा सकता? मुल्ला ने पलटवार किया। आप हवा बेचते हैं कि नहीं? जब आप पंखा बेचते हैं? आप खुशबू बेचते हैं कि नहीं? जब आप इत्र बेचते हैं? आप आराम बेचते हैं कि नहीं? जब आप गद्दा बेचते हैं तो फिर आप कुछ नहीं क्यों नहीं बेच सकते? लेकिन वो सब चीजें हैं, सेठ चिल्लाया। कुछ नहीं कोई चीज नहीं है तो फिर मान लीजिए कि आपके पास सब कुछ नहीं है, मुल्ला ने शांति से कहा। अपना बोर्ड उतार दीजिए। अब कासिम सेठ के लिए ये इज्जत का सवाल बन गया था। उसकी दुकान की शान, उसका दावा कि यहां सब कुछ मिलता है, झूठा साबित हो रहा था। वो भी इस फक्कड़ मुल्ला के सामने
पूरी भीड़ के सामने। उसका चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गया। अच्छा, ठीक है, वो चीखा। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए ना? मैं देता हूं तुम्हें कुछ नहीं। बताओ, कितना कुछ नहीं चाहिए? भीड़ में फिर से हंसी का फव्वारा छूटा। कुछ नहीं का सौदा और कीमत। मुल्ला ने गंभीरता से कहा, ज्यादा नहीं सेठ जी, बस इतना कुछ नहीं दे दीजिए जो मेरे इस थैले में आ जाए। मुल्ला ने अपना खाली थैला आगे बढ़ाया। कासिम सेठ ने गुस्से में अपने एक नौकर को आवाज दी, ओए छोटू, जा अंदर से वो सबसे बड़ा वाला खाली मटका लेकर आ। नौकर दौड़ा दौड़ा गया और एक बड़ा सा मिट्टी का खाली मटका उठाकर ले आया। ये लो, कासिम सेठ ने मटके की ओर इशारा करते हुए कहा, ये बिल्कुल खाली है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कुछ नहीं है, मुल्ला ने मटके में झांकते हुए कहा। हां, तो यही है तुम्हारा कुछ नहीं, सेठ ने विजय भाव से कहा। ले जाओ इसे। ऐसे कैसे ले जाऊं सेठ जी? मुल्ला ने कहा। आपने कहा यहां सब कुछ मिलता है, यानी आप कुछ नहीं भी बेचते हैं, तो इसकी कीमत क्या है? कीमत? सेठ फिर भड़क गया। अरे जब चीज ही कुछ नहीं है तो उसकी कीमत क्या होगी? मुफ्त में ले जाओ और मेरा पीछा छोड़ो। मुफ्त में? मुल्ला ने हैरानी जताई। सेठ जी, आप इतने बड़े व्यापारी होकर मुफ्त में सौदा करते हैं? ये तो आपके उसूलों के खिलाफ होगा। और फिर आपने कहा आपके पास सब कुछ है। अगर कुछ नहीं कोई कीमत नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि आपकी दुकान की सबसे अनोखी चीज मुफ्त है। ये कैसे हो सकता है? नहीं, नहीं, मैं बिना कीमत चुकाए कुछ नहीं ले जा सकता। आप इसकी कीमत बताइए। कासिम सेठ अब बुरी तरह फंस चुका था। वो न तो कुछ नहीं की कीमत बता पा रहा था और न ही मुफ्त में देकर अपनी तौहीन करवाना चाहता था। भीड़ मजे ले रही थी और सेठ की खिल्ली उड़ा रही थी। अच्छा, अच्छा, सेठ ने हार मानते हुए कहा, सिर्फ इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने के लिए। इस कुछ नहीं की कीमत है 1 पैसा। उसने जानबूझकर सबसे कम कीमत बताई। 1 पैसा? मुल्ला ने कहा। वाह सेठ जी, आपने तो कमाल कर दिया। दुनिया की सबसे अनोखी चीज कुछ नहीं, सिर्फ 1 पैसे में। ये तो बहुत सस्ता सौदा है। मुल्ला ने अपनी जेब से 1 पैसा निकाला और कासिम सेठ के हाथ पर रख दिया। ये लीजिए आपकी कीमत। फिर वे उस बड़े खाली मटके की ओर मुड़े। लेकिन सेठ जी, ये मटका तो बहुत बड़ा और भारी है, मैं इसे कैसे ले जाऊंगा? और मेरी बेगम ने तो थैले में लाने को कहा था। तो थैले में ले जाओ, सेठ ने चिनकर कहा। कैसे ले जाऊं? मुल्ला ने पूछा। इस मटके के अंदर का कुछ नहीं मुझे थैले में चाहिए। तो निकाल लो ना, सेठ लगभग चीख पड़ा। आप ही निकाल कर दे दीजिए सेठ जी, मुल्ला ने मासूमियत से कहा। यह आपका माल है, आप ही इसे पैक करके देंगे। अब ये हद थी। कासिम सेठ गुस्से से कांप रहा था। खाली मटके से कुछ नहीं निकालकर थैले में कैसे भरा जा सकता था? ये मुल्ला उसे सरेआम बेवकूफ बना रहा था। लेकिन भीड़ का दबाव था और अपनी इज्जत बचाने का सवाल। सेठ ने गुस्से में मटका उठाया और उसे मुल्ला के थैले के ऊपर उलट दिया। जाहिर है मटके से थैले में कुछ नहीं ही गया। ये लो, भर दिया तुम्हारा कुछ नहीं तुम्हारे थैले में, सेठ ने हाफते हुए कहा। अब दफा हो जाओ यहां से। मुल्ला ने अपना थैला उठाया, जो उतना ही खाली था जितना पहले। शुक्रिया सेठ जी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। आपने साबित कर दिया कि आपकी दुकान में वाकई सब कुछ मिलता है, यहां तक कि कुछ नहीं भी, और वो भी इतनी कम कीमत पर। आपका कारोबार खूब फले फूले। ये कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन भीड़ के ठहाकों के बीच से रास्ता बनाते हुए अपनी राह चल दिए। अपना कुछ नहीं से भरा, यानी खाली थैला कंधे पर लटकाए। कासिम सेठ वही खड़ा पसने पसीने हो रहा था और लोग मुल्ला की चतुराई और सेठ की फजीहत पर देर तक बातें करते रहे। घर वापसी और कुछ नहीं का रहस्य। मुल्ला जब घर पहुंचे
तो फातिमा दरवाजे पर ही इंतजार कर रही थी। उनकी नजरें मुल्ला के खाली थैले पर पड़ी। आ गए आप? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में निराशा थी। बाजार से क्या लाए? थैला तो खाली लग रहा है। आटा, दाल, चावल कहाँ है? अरे बेगम, मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ही तो कहा था कि घर में सबसे जरूरी चीज जो नहीं है वो है कुछ नहीं। तो देखो, मैं वही ले आया हूं। उन्होंने अपना खाली थैला फातिमा के सामने कर दिया। क्या मतलब? फातिमा का गुस्सा बढ़ने लगा। आप सचमुच बाजार से कुछ नहीं खरीद कर ले आए? मैंने आपको जरूरत का सामान लाने भेजा था। अब भाईजान आएंगे तो क्या खिलाएंगे उन्हें? ये खाली थैला? सब्र करो बेगम, सब्र करो। मुल्ला ने उन्हें शांत किया। पहले मेरी बात तो सुनो। ये मामूली कुछ नहीं है। ये मैंने शहर के सबसे बड़े सेठ कासिम सेठ की दुकान से खरीदा है, जहां सब कुछ मिलता है। और जानते हो कितने में? सिर्फ 1 पैसे में। मुल्ला ने फिर पूरा किस्सा फातिमा को सुनाया कि कैसे उन्होंने कासिम सेठ को अपनी बातों में उलझाया और उसे कुछ नहीं बेचने पर मजबूर कर दिया। फातिमा सुनती रही, पहले गुस्से में, फिर हैरानी में, और फिर उनके होठों पर भी मुस्कान आ गई। उन्हें अपने शौहर की अनोखी सूझबूझ पर हंसी भी आई और थोड़ा गर्व भी महसूस हुआ। लेकिन मुल्ला जी, उन्होंने हंसते हुए कहा, इस कुछ नहीं का हम करेंगे क्या? भाईजान को ये थोड़ी परोसेंगे। हां, ये तो है, मुल्ला ने सोचते हुए कहा। लेकिन देखो, इस कुछ नहीं ने हमें एक सबक सिखाया है। कासिम सेठ अपनी दौलत और सब कुछ होने के घमंड में चूर था, लेकिन एक मामूली कुछ नहीं ने उसे कैसा चक्कर में डाल दिया। असल में बेगम, जिंदगी में कभी कभी कुछ नहीं होना भी बहुत जरूरी होता है। खाली जगह होगी तभी तो उसे अच्छी चीजों से भरा जा सकेगा। खाली दिमाग होगा तभी तो उसमें नया ज्ञान आएगा। और खाली पेट होगा तभी तो खाने का असली मजा आएगा। मुल्ला ने थैले को एक तरफ रखा। रही बात भाईजान की, तो चिंता मत करो। मेरे पास अभी भी कुछ पैसे बचे हैं जो सेठ ने कुछ नहीं की कीमत के बदले नहीं लिए, क्योंकि कीमत 1 पैसा थी और शायद मुल्ला ने बड़ा सिक्का दिया हो जिसे सेठ गुस्से में वापस करना भूल गया, या मुल्ला ने चतुराई से बचा लिए। चलो, मैं दोबारा बाजार जाता हूं और फटाफट आटा, दाल, चावल और हां, तुम्हारे भाईजान के लिए बढ़िया सी मिठाई भी ले आता हूं। फातिमा मुस्कुरा दी। जाइए, और इस बार सचमुच का कुछ लेकर आइएगा। निष्कर्ष, कुछ नहीं का सबक। मुल्ला नसीरुद्दीन दोबारा बाजार गए और शाम होने से पहले जरूरत का सारा सामान लेकर घर लौट आए। फातिमा के भाईजान आए, दावत हुई और सबने मुल्ला की मेहमानवाजी की खूब तारीफ की। दावत के बाद जब सब आंगन में बैठे बातें कर रहे थे, मुल्ला ने मजे लेकर सबको बाजार वाला कुछ नहीं खरीदने का किस्सा सुनाया। भाईजान और बाकी मेहमान हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उस दिन से कस्बे में मुल्ला का कुछ नहीं वाला किस्सा मशहूर हो गया। लोग जब भी कासिम सेठ की दुकान के सामने से गुजरते, मुस्कुराए बिना नहीं रह पाते। कासिम सेठ का घमंड भी कुछ कम हुआ और उसे समझ आया कि दुनिया में सिर्फ चीजें इकट्ठा कर लेना ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी शब्दों का खेल और अक्ल का इस्तेमाल बड़ी बड़ी दौलत पर भी भारी पड़ सकता है। और मुल्ला नसीरुद्दीन, वे हमें सिखा गए कि जिंदगी में कुछ नहीं की भी अपनी कीमत होती है। ये हमें विनम्रता सिखाता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है, और कभी कभी, जैसा कि मुल्ला ने दिखाया, ये हंसी और मनोरंजन का एक बेहतरीन जरिया भी बन सकता है। कहानी तत्म होती है, लेकिन कुछ नहीं का वो फलसफा सोचने के लिए बहुत कुछ छोड़ जाता है।